हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की बिहार स्टेट की क्लासेस की थी, जिसमें कि जो पेपर सेकंड है, जो कि आपका सब्जेक्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस आने हैं, उसकी तैयारी मैं आप लोग को करा रही थी। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है, किस भुगतान पद्धति क्या होती है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा उसी का नेक्स्ट पॉइंट, शाखा लेखांकन क्या होता है, ब्रांच अकाउंटिंग क्या होती है। उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि शाखा लेखांकन क्या है, व्हाट इज ब्रांच अकाउंटिंग। तो ब्रांच अकाउंटिंग क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कि ब्रांच क्या होती है। आज के टाइम में क्योंकि जो भी हमारी व्यापारिक संस्थाएं हैं या फिर जो बिजनेस इंटरप्राइजेस हैं, वो इतने बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर इतने बड़े लेवल पे हो रहा है कि वो अलग अलग या तो अपनी कंट्री के अंदर ही अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज में अपने ब्रांचेस खोल लेते हैं, या बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है बिजनेस तो इंडिया के बाहर भी अपने ब्रांचेस खोलते हैं। तो उनका एक तो हो जाता है हेड ऑफिस, जहाँ से बैठ के वो सारी चीजों पर कमांड रखते हैं, सबका कंट्रोल रखते हैं, मैनेजमेंट रखते हैं, और बाकी अलग अलग ब्रांचेस खोल देते हैं अपनी, जहाँ पर काम होता रहता है। तो वो ब्रांचेस अलग अलग होती हैं, अलग अलग टाइप की होती हैं। कैसी होती हैं अभी आगे हम समझेंगे टाइप्स ऑफ ब्रांचेस में। तो उसमें जो भी अकाउंटिंग का काम होता है, तो हेड ऑफिस में भी उनसे रिलेटेड अकाउंटिंग करी जाएगी, और उन ब्रांचेस में भी अपनी अकाउंटिंग का काम होता है, तो वो हो जाती है। वो सारी अलग अलग जो खोली जाती हैं वो शाखाएं कहलाती हैं, ब्रांचेस हो जाती है। जैसे कि एक पेड़ होता है, पेड़ की एक नीचे से आपने देखा होगा कि एक पूरी जो जड़ होती है ऊपर तक जे जाता है, जो तना होता है, उसके बाद छोटी छोटी उसमें से शाखाएं निकल के अलग अलग हो जाती हैं। सेम वैसे ही इसमें भी होता है कि नीचे एक आपका हेड ऑफिस हो जाता है, और उसके बाद जैसे कि ये हो जाएगा, समझ लीजिए हेड ऑफिस हो गया, ये हेड ऑफिस है, और इससे जो निकल के अलग अलग शाखाएं जा रही हैं, ब्रांचेस हो जाती हैं। ये पे ब्रांचेस हो जाती हैं, तो ये मेन आपका पेड़ हो जाएगा, जो कि जो है हेड ऑफिस हो जाएगा, ये हेड ऑफिस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगी, इसकी ब्रांचेस हो जाएंगी। तो ये इंडिया में भी हो सकती है, इंडिया के बाहर भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरह का है। तो उनमें जो अकाउंटिंग का काम होता है वो हो जाएगा ब्रांच अकाउंटिंग। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ब्रांचेस क्या होती हैं और ब्रांच अकाउंटिंग क्या होती है। एक बार देख लेते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग इज ए बुक कीपिंग सिस्टम इन विच सेपरेट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर ईच ब्रांच आर ऑपरेटिंग लोकेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। की जो ब्रांच अकाउंटिंग है, एक पुस्तपालन का एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सेपरेट अकाउंट्स खोले जाते हैं और मेंटेन किए जाते हैं अलग अलग ब्रांचेस के द्वारा। टिपिकली फाउंड इन ज्योग्राफिकली dispersed corporations, multinationals and chain operators। यहाँ पर बता रहा है कि इसको किस तरह से देखा जाता है, या तो फिर अलग अलग भौगोलिक रूप में जोग्राफिकली अलग अलग डिवाइडेड होते हैं कॉर्पोरेशंस, या फिर जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, या फिर जो चेन ऑपरेटर्स होते हैं, जो श्रृंखला में जिनका काम चलता है, उनमें ये चीजें देखी जाती हैं जो शाखा लेखांकन है। इट अलाउज फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द ट्रांजेक्शन। इससे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको ज्यादा इजिली हम देख सकते हैं, जो कि एक हेड ऑफिस है, उसकी ब्रांचेस बहुत सी है, तो जो भी अकाउंट्स रखेगी ब्रांचेस, उनके द्वारा जो हेड ऑफिस होगा वो इजिली ये देख सकता है कि जो भी वहाँ पर काम हो रहा है सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा, या कितना प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है तो उस ब्रांच को आगे बढ़ाना है या बंद कर देना है। कैश फ्लोज एंड ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ईच ब्रांच। तो जो भी लेखांकन या अकाउंटिंग रखी जाती है, उससे उस ब्रांच की परफॉर्मेंस के बारे में जो हेड ऑफिस होता है उसको पता चल जाता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ब्रांच अकाउंटिंग क्या होती है। अब देख लेते हैं कि ब्रांचेस कितने टाइप की होती हैं, टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। तो पहली हो जाएगी आश्रित शाखाएं, डिपेंडेंट ब्रांचेस। नाम से क्लियर हो रहा है, डिपेंडेंट ब्रांचेस हैं, यानी कि जो मेन हेड ऑफिस होता है, मुख्य कार्यालय होता है, उनका माल बेचने के लिए, जो भी गुड्स वो तैयार कर रहा है हेड ऑफिस, उनका गुड्स को सेल करने के लिए इन ब्रांचेस को बनाया जाता है। तो इनको जो भी सेवाएं होती हैं, सर्विसेज देती हैं, या फिर जो एक्सपेंसेस यहाँ पर होते हैं, इन सब की पूर्ति जो करती है, सबकी सप्लाई जो होती है, वो हेड ऑफिस ही डायरेक्ट करता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इसीलिए इनको डिपेंडेंट ब्रांचेस कहते हैं। ये जो भी गुड्स होता है उसको कैश में ही सेल करती है मोस्टली, या अगर हेड ऑफिस से इनको ऑर्डर मिलता है तो उसको क्रेडिट पर भी सेल कर सकती हैं, लेकिन मोस्टली ये कैश पर ही सेल करती हैं। ये शाखाएं जो होती हैं अलग से अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती हैं,
और ना ही कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग का काम करती हैं, क्योंकि इनके यहाँ जो भी सप्लाई किया जा रहा है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट हेड ऑफिस से होते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा चीज़ों को लिखना या फिर उनका लेखांकन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ज़्यादा इनके यहाँ जो कैश अकाउंट है या फिर कैश बुक बनाई जाती है, स्टॉक रजिस्टर बनाया जाता है, मेमोरेंडम स्टॉक बनाया जाता है, या फिर जो सेल करी गई है उसको सेल बुक्स जो होती हैं वो बना ली जाती हैं, जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट विवरण होते हैं, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो इनका जो ज़्यादातर अकाउंटिंग का काम होगा वो कहाँ होता है? हेड ऑफिस में होता है। फिर आ जाता है स्वतंत्र शाखाएं, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। नाम से क्लियर है, इंडिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट शाखाएं कैसी होती हैं? इसमें जो मेन सामान होता है या फिर जो मेन गुड्स होते हैं वो तो कार्यालय द्वारा ही भेजे जाते हैं, हेड ऑफिस से द्वारा ही भेजे जाएंगे, पर इनको इस बात की फ्रीडम होती है कि आवश्यकता अगर पड़े या कोई नीड हो या देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है जो कि इतना हेड ऑफिस सप्लाई नहीं कर सकता, तो वहाँ पर ये स्वयं भी ट्रैक कर सकती हैं, स्वयं भी खरीद सकती हैं और जो भी एक्सपेंसेस आए वो खुद से कर सकती हैं। इसके लिए इन्हें हेड ऑफिस से परमिशन की या हेड ऑफिस से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने पास से भी डिसीजन लेकर के कार्यों को कर सकती हैं। और जितनी भी जो भी सेल करते हैं, जो भी उससे इनकम होती है उसको समय से टाइम टू टाइम ये हेड ऑफिस में ट्रांसफर करते रहते हैं, भेजते रहते हैं। और ये जो होती हैं शाखाएं इंडिपेंडेंट शाखाएं, ये अपने लेखा पुस्तकों को जो बुक्स अकाउंटिंग की होती हैं उनको भी बनाती हैं, ये अपना ट्रायल बैलेंस भी बनाती हैं और साथ में जो ट्रेडिंग अकाउंट है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या फिर बैलेंस शीट भी बनाती हैं, क्योंकि अकाउंटिंग अपना करती हैं तो जितने भी खाते बनाए जाते हैं मेनली अकाउंटिंग के, ये सारे खाते ये शाखाएं भी तैयार करती हैं। फिर आ जाता है थर्ड, विदेशी शाखा, फॉरेन ब्रांचेस। तो नाम से क्लियर हो गया होगा फॉरेन ब्रांचेस की। अभी जैसे मैंने बताया था कि जब बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होता है और हम इंडिया के बाहर भी अपना बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर हम ब्रांच खोल रहे हैं तो वो ब्रांच क्या कहलाती है? वो फॉरेन ब्रांचेस कहलाती हैं। तो ये फॉरेन ब्रांचेस दोनों तरह की हो सकती हैं, ये डिपेंडेंट भी हो सकती हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं। तो जैसी भी होंगी तो इन दोनों की जो विशेषताएं फीचर्स अभी आपको मैंने बताए हैं वैसे फीचर्स इन फॉरेन ब्रांचेस में हो सकते हैं। एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन ब्रांचेस से रिलेटेड वो ये हो जाता है कि अगर इंडिया में है तब तो करेंसी आपकी रुपया रहेगी जो कि हमारे इंडिया की करेंसी है, लेकिन जो फॉरेन ब्रांचेस होती हैं तो वहाँ पर करेंसी क्या रहे? तो वहाँ पर करेंसी जो होती है वो जो भी जिस भी कंट्री में होगी उस कंट्री की जो भी मुद्रा चलती है, जो भी करेंसी चलती है, वही करेंसी में ये अपने अकाउंट्स को बनाती हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि फॉरेन करेंसी, क्योंकि आपको स्पेसिफिकली नहीं पता कि कौन सी कंट्री में आपकी ब्रांच है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो फॉरेन करेंसी होती है उस करेंसी में ही ये अपने अकाउंट्स को रखती हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी आगे हम देख लेंगे एमसीक्यूज में भी। तो ये इतने टाइप्स की ब्रांचेस होती हैं। उसके बाद आ जाता है कि मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में जो आश्रित शाखाएं होती हैं उनका लेखा कैसे रखा जाता है। ऐसे तो उसमें बहुत से टाइप्स आ जाएंगे, बहुत से तरीके के होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा जहाँ से बनते हैं वही मैंने इंक्लूड किया है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रांचेस इन द हेड ऑफिस बुक, कि जो मुख्य कार्यालय होता है उसकी मुख्य कार्यालय में जो ब्रांचेस होती हैं उनके लेखे जो रखे जाते हैं, तो उनके जो मैथड्स होते हैं, पहला मैथड हो जाता है साधारण विधि या देनदार विधि, सिंपल सिस्टम और डेटर सिस्टम। इसमें जो अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं ब्रांचेस के, तो उनको हम एक नॉमिनल अकाउंट ही मानते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि मुख्य कार्यालय के पुस्तकों में जो लेखे रखे जाते हैं शाखाओं के, ब्रांचेस के, तो वहाँ पर ब्रांचेस को क्या किस तरह के खाते कितना ट्रीट किया जाएगा, तो वो हो जाता है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। फिर आता है अंतिम खाता विधि, फाइनल अकाउंट सिस्टम। यहाँ पर क्या रहता है कि अंतिम खाता विधि में जो शाखा होती है, जो ब्रांचेस होती हैं, उनको व्यक्तिगत खाते पर्सनल अकाउंट माना जाता है। देनदार रहत्या विधि, स्टॉक डेटा सिस्टम और थोक खाता विधि, होलसेल ब्रांच सिस्टम। आइए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें क्या है। ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस आपको ब्रीफ में नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में। जो साधारण विधि या देनदार विधि होती है, तो जब शाखा जो ब्रांच होती है वो बहुत छोटी होती है, स्मॉल होती है, तो वहाँ पर इस मैथड का यूज किया जाता है। जब ब्रांच जो होगी वो स्मॉल होती है तब उस मेथड का हम यूज करते हैं। और जो हेड ऑफिस होता है वो अपनी बुक्स में इस शाखा का क्या करता है, एक ब्रांच अकाउंट बनाता है। क्या बनाता है? एक ब्रांच अकाउंट तैयार करता है और उस ब्रांच अकाउंट में जो भी एंट्रीज करी जाती हैं, जो भी
एक्सपेंसेस होते हैं या जो भी इन्होंने सेल किया होता है उससे रिलेटेड जो एंट्रीज की जाती हैं, तो वहाँ पर अगर क्रेडिट बाकी आती है तो क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट हो जाता है, और डेबिट साइड अगर होता है तो लॉस हो जाता है। उसके बाद आ जाता है अंतिम खाता विधि, फाइनल अकाउंट सिस्टम। इसमें क्या रहेगा कि ये जो नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको, फाइनल अकाउंट यानी कि ये जो ब्रांचेस होती हैं इनके सारे अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। कौन कौन से अकाउंट्स, यानी कि व्यापारिक खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों ही अकाउंट तैयार किए जाते हैं। इनको क्या किया जाता है, एक पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ही था। थर्ड आ जाता है देनदार रहतिया विधि, स्टॉक डेटा सिस्टम। इसमें क्या रहता है कि जो मेन हेड ऑफिस होता है उनकी जो बुक्स होती हैं उस बुक्स में जो ब्रांचेस हैं उनका शाखा स्टॉक खाता यानी कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनता है, और जो भी माल होता है, जो भी गुड्स होते हैं जो ब्रांचेस को भेजे जा रहे हैं उनका खाता तैयार किया जाता है। और साथ में जो ब्रांचेस होती हैं उनका डेटर अकाउंट और उनका एक्सपेंसेस अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट और शाखा समायोजन खाता यानी कि स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स इसमें बनाए जाते हैं स्टॉक डेटर सिस्टम में। यानी कि सबसे ज़्यादा अकाउंट्स जो बनते हैं वो स्टॉक डेटर सिस्टम में ही बनते हैं। फिर आ जाएगा थोक शाखा विधि। थोक शाखा विधि में क्या रहता है कि जो भी हेड ऑफिस होता है वो इस तरह से सेल कर रहे हैं कि जो भी माल होता है वो खुदरा में ना बेच करके वो मेन जो थोक व्यापारी होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, उनको सप्लाई करती हैं। तो वहां पर ये ब्रांच सिस्टम का यूज किया जाता है। तो ये 4 मेथड्स आपने देख लिए कि जो यूज किए जाते हैं और इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज्यादा बनते हैं। तो आइए चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे इससे क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन की पूर्व व्यवस्था न रखने वाली शाखा को कहा जाता है। ब्रांच नॉट कीपिंग द फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी शाखाएं, ऐसी ब्रांचेस जो कि पूरी तरह से जो अकाउंटिंग का काम है वो नहीं करती हैं, लेखांकन का काम नहीं करती, उनको क्या कहते हैं। तो अभी मैंने तीनों शाखाओं के बारे में आपको समझाया था। कौन सी शाखाएं होती हैं, वो आश्रित शाखाएं कहलाती हैं, डिपेंडेंट ब्रांचेस कहलाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इनके अकाउंट्स कहाँ बनाए जाते हैं, हेड ऑफिस में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक एवं देनदार प्रणाली को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। स्टॉक एंड डेटा सिस्टम इज पॉपुलरली नोन एज फॉरेन ब्रांच मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड, सिंथेटिक मेथड, एनालिटिकल मेथड। तो अभी आपने इसके बारे में पढ़ा कि सबसे ज्यादा अकाउंट्स जो तैयार करे जाते हैं वो इसी मेथड में, इसी सिस्टम में तैयार किए जाते हैं। तो इसको और किस नाम से हम जान सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा एनालिसिस किया जाता है उस ब्रांच का। तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा, ये हो जाएगा विश्लेषणात्मक विधि यानी कि एनालिटिकल मेथड, जहाँ के सारे अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, एक एक चीज को एनालाइज किया जाता है अलग अलग ढंग से, और ये देखा जाता है कि ब्रांच की करंट सिचुएशन क्या है, या ब्रांच प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, परफॉर्मेंस क्या है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाखा खाता सुनिश्चित करने के लिए तैयार है, यानी कि ब्रांच अकाउंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन। तो शाखा खाता बनाया जाता है वो क्या सुनिश्चित करने के लिए बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ब्रांच, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस, एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द हेड ऑफिस, नन ऑफ द। तो जो ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है वो क्या सुनिश्चित करने के लिए तैयार करते हैं हम, शाखा का लाभ और हानि, व्यवसाय का वित्तीय विवरण, प्रधान कार्यालय की संपत्ति और देनदारी, उपरोक्त से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया ही था कि परफॉर्मेंस कैसी रही है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, इसको देखने के लिए तैयार किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान कार्यालय द्वारा भेजा गया माल या तो डैश या लागत धन लाभ पर हो सकता है। The goods sent by the head office may be either at dash or cost plus profit, cost price, selling price, market price, invoice price। क्वेश्चन कह रहा है कि जब जो हेड ऑफिस होता है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था कि हेड ऑफिस जो होता है वही सप्लाई करता है गुड्स की ब्रांचेस को। तो जो हेड ऑफिस होता है उसके द्वारा जो भी गुड्स सेंड किए जाते हैं ब्रांच को, वो या तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे होते हैं या फिर किस पे होते हैं, कॉस्ट प्राइस पे होते हैं, लागत मूल्य पर होते हैं। या तो लागत मूल्य पर सप्लाई करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर सप्लाई करता है हेड ऑफिस ब्रांच को उन गुड्स को, या फिर कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करके करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाखा से संबंधित सभी नगद लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा खाता तैयार किया जाता है? विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द ब्रांच? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी ब्रांच होती है उसके जितने भी कैश में ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा अकाउंट तैयार किया जाता है, कौन सा खाता बनाया जाता है? तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा? वो हो जाता है शाखा नगद खाता, ब्रांच कैश अकाउंट। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक में अधिशेष को शाखा संवर्जन खाते में दिखाया जाता है। लोडिंग ऑन सरप्लस इन स्टॉक इज डैश टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, लायबिलिटी, ट्रेडिंग। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्टॉक होता है उसमें जो सरप्लस अगर आ रहा है, सरप्लस निकल के आ रहा है, तो उसको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, या फिर वो एक दायित्व होता है, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। तो क्या हो जाता है, जब भी स्टॉक एक्सेस होगा, अधिक होगा, सरप्लस होगा, तो क्या किया जाएगा, उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष के अंत में प्रधान कार्यालय द्वारा भेजा गया लेकिन वर्ष समाप्त होने से पहले शाखा द्वारा प्राप्त नहीं किया गया माल कहलाता है। गुड्स सेंट बाय द हेड ऑफिस एट द एंड ऑफ द ईयर बट नॉट रिसीव्ड बाय ब्रांच बिफोर द ईयर एंडेड इज नोन एज डैश। गुड्स इन ट्रांजिट, लॉस बाय फायर, शॉर्टेज, लॉस। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि हेड ऑफिस ने सेंड कर दिया है वर्ष के अंत तक, एंड ऑफ द ईयर, जो लेखांकन अवधि थी, जो भी वर्ष था उसके एंड तक जो हेड ऑफिस था उसने गुड्स सेंड कर दिया, लेकिन जो ब्रांच थी उन्होंने वर्ष के समाप्त होने से पहले उस गुड्स को रिसीव नहीं किया है। तो वहां पर ऐसे गुड्स क्या कहलाते हैं? ऐसे गुड्स कहलाते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, मार्गस्थ माल कहा जाता है। ये नॉर्मली भी आपका अकाउंटिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर शाखा या प्रधान कार्यालय नहीं लिखेगा कि भेज दिया गया है माल लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, तो वो माल कौन सा है? तो वो हो जाता है गुड्स इन ट्रांजिट, मार्गस्थ माल होता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी शाखा लगभग हमेशा स्वतंत्र रूप से व्यापार करती है और अपने लेन देन को रिकॉर्ड करती है। फॉरेन ब्रांच ऑलमोस्ट इनवेरिएबली ट्रेड इंडिपेंडेंटली एंड रिकॉर्ड्स देयर ट्रांजैक्शन इन कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, फॉरेन करेंसी, इनवॉइस प्राइस। ये अभी इसका आंसर मैंने आपको बताया था और कहा था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, कि जो फॉरेन ब्रांच होती है अपने जो अकाउंट तैयार करती है वो किस प्राइस पर तैयार करती है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शाखा ए शाखा बी को माल भेजती है तो शाखा ए की पुस्तकों में डेबिट किया जाता है। When branch A send goods to branch B, in the books of branch A debit is given to head office account, branch account, both head office account and branch account, no entry। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो शाखा ए है, यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर कोई भी हेड ऑफिस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर दो ब्रांचेस हैं, ब्रांच ए है और ब्रांच बी है। ब्रांच ए ने क्या किया, कुछ गुड्स जो थे वो सेंड किए ब्रांच बी को, तो वहां पर जो ब्रांच ए है अपनी बुक जो बना रही है उसमें किसका अकाउंट को डेबिट करेगी? हेड ऑफिस के, ब्रांच के, या फिर दोनों का ही अकाउंट डेबिट होगा, या फिर कोई भी एंट्री रिक्वायर्ड ही नहीं है, एंट्री नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। जो हेड ऑफिस अकाउंट होगा उसको डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये जो भी ट्रांसफर किया जा रहा है गुड्स वो हेड ऑफिस जो होता है उसके आदेशानुसार किया जा रहा होगा, इसलिए हेड ऑफिस अकाउंट को ही डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रित शाखा के मामले में शाखा अचल संपत्ति खाते का रखरखाव निम्न द्वारा किया जाता है। इन केस ऑफ ए डिपेंडेंट ब्रांच, ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट आर मेंटेन्ड बाय ब्रांच, हेड ऑफिस, डिपार्टमेंट, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर कह रहा है कि अगर डिपेंडेंट ब्रांच है तो वहां पर जो ब्रांच फिक्स्ड अकाउंट होता है, एसेट जो होती है उनकी, उसका जो मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, कौन उसको मेंटेन करता है? तो जो भी आश्रित शाखा होती है तो उसके जो अकाउंट बनते हैं कहाँ बनते हैं? प्रधान कार्यालय में, हेड ऑफिस में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गया होगा आपको ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में। बहुत ज्यादा इसमें सिलेबस है, काफी चीजें डिटेल में ब्रांच अकाउंटिंग में है, लेकिन इतना डीपली आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा।
जितने क्वेश्चन बन सकते हैं जहाँ से पूछा जा सकता है वो मैंने इंक्लूड कर लिया है मोस्टली। तो वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आया है इसका वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फिर से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।